दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़े इस कार्यक्रम में हम उन जरूरी खबरों से आपको अपडेटेड रखते हैं जिन्हें जानना और समझना आपके लिए जरूरी होता है। आज भी हम एक ऐसी ही खबर से आपको रूबरू कराएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व बैंक और आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे बड़े वित्तीय संस्थान देशों के बीच भेदभाव करते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर आपसे कहूं कि इनकी कार्यप्रणाली के चलते इन संस्थानों को बंद करने की आवाज तक उठ चुकी है, तो क्या आप भरोसा करेंगे? शायद आप भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन जानकारों की माने तो ये बातें 100% सच हैं। इन संस्थानों में खामियां किस कदर भरी हुई हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को नैतिक रूप से दिवालिया बताया है। उन्होंने इन बड़े संस्थानों को अमीरों द्वारा स्थापित करने और अमीर देशों का पक्ष लेने वाला बताया है। उनके मुताबिक अभी तक कर्ज देने की जो व्यवस्था है वो गरीब देशों के अनुकूल नहीं है। असल में गुटेरेस अभी जब 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे, तब उन्होंने ये सब बातें कही। इस दौरान उन्होंने भारत के संदर्भ में एक बात कही जिसे आपको जानना जरूरी है, आपको जानना चाहिए। बात क्या थी? विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर बरसने के बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत अपनी कोशिशों से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में सुधार ला सकता है। दरअसल भारत G20 समूह की आगामी अध्यक्षता की कमान संभालने वाला है। आने वाले 1 साल तक भारत इस समूह का प्रेसिडेंट रहेगा। ऐसे में गुटेरेस को भारत से काफी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि भारत की अध्यक्षता विकासशील दुनिया के मूल्यों और दृष्टिकोण को वैश्विक अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर लाने का एक मौका होगी। मतलब भारत के चलते विकासशील देशों की समस्याओं को प्रमुखता से पहचानने की कोशिश होगी। गुटेरेस के मुताबिक कोरोना महामारी और यूक्रेन संकट के चलते बढ़े हुए भोजन और ईंधन की कीमत से दुनिया में समस्याओं का अंबार खड़ा हो गया है और इसके लिए ये वित्तीय संस्थान भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये वित्तीय संस्थान नैतिकता की कसौटी पर खरे नहीं उतर रहे हैं। इसलिए अब वक्त आ गया है कि इस प्रणाली में सुधार की कवायद की जाए। गुटेरेस को उम्मीद है कि जब भारत G20 का अध्यक्ष बनेगा, तब वो ऋण पुनर्गठन प्रणाली को प्रभावी बना सकेगा। अब यहाँ पर 2 सवाल हैं। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान पर भेदभाव के आरोप क्यों लगते हैं, और दूसरा ये कि एंटोनियो गुटेरेस भारत को लेकर इतने आशान्वित क्यों नजर आ रहे हैं। सभी सवालों पर बारी बारी से आएंगे, लेकिन पहले विश्व बैंक और आईएमएफ पर कुछ जानकारी जुटा लेते हैं। विश्व बैंक और उसकी सहयोगी संस्था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना साल 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई थी। इस सम्मेलन को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से इन संस्थानों की स्थापना की गई। मौजूदा वक्त में विश्व बैंक के 189 जबकि आईएमएफ के 190 सदस्य हैं। ये दोनों ही संस्थान दुनिया के देशों को कर्ज देते हैं। विश्व बैंक नीति सुधार कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए कर्ज देता है, जबकि आईएमएफ केवल नीति सुधार कार्यक्रमों के लिए ही ऋण देता है। अब इस पर आते हैं कि क्या वाकई ये संस्थान कोई भेदभाव करते हैं? असल में कर्ज देने वाले इन संस्थानों पर भेदभाव का आरोप कोई नया नहीं है। इन पर गरीब देशों को कर्जदार बनाने और इन देशों में आर्थिक सुधार और उदारीकरण लाने के बहाने पश्चिमी देशों को फायदा पहुंचाने का आरोप शुरू से ही लगता रहा है। इसकी वजह है कि इन बड़े संस्थानों पर पश्चिम और यूरोपीय देशों का ही दबदबा है। ऐसा कहने के पीछे कई वजहें हैं। इनमें सबसे बड़ी वजह है कि ये संस्थान सदस्य देशों के अनुदान या उनके दिए पैसों से ही चलते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ही लें तो इसमें विकासशील और विकसित देशों को लेकर एक कोटा है। मौजूदा कोटा व्यवस्था में दुनिया भर के तमाम विकासशील देशों के मुकाबले विकसित देशों का कोटा तकरीबन 63% है, मतलब आधे से भी ज्यादा। इसकी बदौलत आईएमएफ की अहम नीतियों और फैसलों पर विकसित देशों का बड़ा प्रभाव देखा जाता है और इसमें खास करके पश्चिम देश शामिल हैं। इस दबदबे का बेहद बुरा असर वैश्विक वित्तीय ढांचे पर पड़ता है। असल में यही कोटा आईएमएफ के वित्त पोषण का मुख्य स्रोत है। आईएमएफ के हर मेंबर को विश्व अर्थव्यवस्था में अपनी सापेक्ष स्थिति के आधार पर एक कोटा सौंपा गया है। जिसका कोटा जितना ज्यादा होता है, वहां से अनुदान उतना ही ज्यादा आता है।
इससे फायदा ये होता है कि कर्ज तक उनकी पहुंच भी उतनी ही ज्यादा हो जाती है। इससे ये तो साफ हो गया कि जो देश कम अनुदान देते हैं, कर्ज तक उनकी पहुंच कम हो जाती है। जाहिर है, गरीब मुल्क पिछड़ जाएंगे। इसलिए उभरती अर्थव्यवस्थाओं का बेहतर प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए या इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नेंस ढांचे में बदलाव लाने पर विशेष जोर दिया जाता है। इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि आईएमएफ से कर्ज कई शर्तों के साथ मिलते हैं। इन कड़ी शर्तों के चलते विकासशील देशों के लिए कर्ज लेना काफी मुश्किल हो जाता है। हालिया समय में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश इन्हीं शर्तों के शिकार हैं, जबकि खस्ताहाल अर्थव्यवस्था के चलते इन देशों को मदद की बेहद जरूरत है। विकासशील देशों के साथ भेदभाव क्यों होता है, इसका दूसरा नमूना भी देख लीजिए। मौजूदा वक्त में विश्व बैंक के प्रमुख डेविड मालपास हैं, जो अमेरिका के रहने वाले हैं। दूसरी ओर आईएमएफ की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा हैं, जो बुल्गारिया की रहने वाली हैं, और बुल्गारिया एक यूरोपीय देश है। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका और यूरोप के बीच एक अनौपचारिक समझौता है। क्या समझौता है? समझौता ये कि आईएमएफ का प्रमुख हमेशा यूरोप का होगा, जबकि वर्ल्ड बैंक का प्रमुख कोई अमेरिकी होगा। ये समझौता इतना मजबूत है कि उम्मीदवार की प्रतिभा पर कोई विचार नहीं किया जाता। पूरा का पूरा ध्यान इसी पर होता है कि कैसे विकासशील देशों का कोई व्यक्ति इनका प्रमुख ना बने। इससे भी साफ है कि अफ्रीका या एशिया के विकासशील देशों के साथ ये संस्थाएं भेदभाव क्यों करती हैं। इन वित्तीय संस्थाओं पर अमेरिका और इसके सहयोगी देशों की कितनी चलती है, उसका एक और उदाहरण देखिए। अभी जब फरवरी के आखिरी हफ्ते में रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, तब मार्च के पहले हफ्ते में ही वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने यूक्रेन को बिना शर्त के वित्तीय सहायता देने का ऐलान कर दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की पहल पर ही इन संस्थानों ने यूक्रेन को कर्ज दिया। जबकि 2003 में इराक पर अमेरिका ने जब हमला किया, तब वहां काफी तबाही आई थी, मगर तब ये संस्थाएं तुरंत आगे नहीं आई। विकासशील देशों का तो इतना तक आरोप है कि सिर्फ विश्व बैंक और आईएमएफ ही नहीं, बल्कि अमेरिका अपने सहयोगियों के साथ ज्यादातर वैश्विक वित्तीय संस्थानों पर हावी है। स्विफ्ट या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन पर अमेरिका का पूरा वर्चस्व है। स्विफ्ट के तहत विश्व स्तर पर डॉलर के सभी लेन देन को अमेरिका से होकर ही गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि अमेरिका किसी देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है और किसी भी देश के लेन देन को एक तरफा रूप से फ्रीज कर देता है। इन तमाम बातों के चलते ही आईएमएफ और विश्व बैंक जैसे संस्थानों की छवि विकासशील देशों के बीच अच्छी नहीं है। 2018 में इंडोनेशिया के बाली प्रांत में सिविल सोसाइटी और मानवाधिकार संगठनों का एक विशाल सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में नारा लगा, क्या था? आईएमएफ और विश्व बैंक को बंद करो, जनता की आवाज को नहीं। मौजूदा वक्त में भी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में ये नारा गूंजता रहता है। खैर, दूसरा सवाल भी था, क्या था? एंटोनियो गुटेरेस भारत से उम्मीद क्यों लगाए बैठे हैं? असल में भारत खुद एक विकासशील देश है। G20 विकसित और विकासशील देशों का एक समूह है। इस समूह में वित्तीय संस्थानों पर नियंत्रण रखने वाले अमेरिका और उसके सहयोगी देश भी मेंबर हैं। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि भारत अपनी शक्ति का प्रयोग कर बहुपक्षीय विकास बैंकों की संभावना के लिए ऋण पुनर्गठन और कर्ज की ऐसी प्रणाली बनाएगा जिससे गरीब मुल्कों को राहत मिलेगी। इससे फायदा ये होगा कि मध्यम आय वाले देशों को रियायती दरों पर वित्त मुहैया कराया जाएगा, जो खास तौर पर से कमजोर है। इसलिए माना जा रहा है कि विकासशील होने के नाते भारत दूसरे गरीब देशों की मदद जरूर करेगा। लेकिन यहाँ पर यह भी नहीं भूलना चाहिए कि G20 में अमेरिका और फ्रांस जैसी शक्तियां भी मेंबर हैं। इसलिए सुधार की कोई भी कवायद बहुत आसान नहीं रहने वाली है। बहरहाल, देखना दिलचस्प होगा कि दुनिया की महाशक्तियों वाले इस समूह में भारत कमजोर और गरीब देशों को फायदा पहुंचाने में कितना कामयाब हो पाता है। खैर, आज की कहानी में इतना ही। सवाल नोट कर लीजिए। सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में पश्चिमी देशों का प्रभुत्व किस प्रकार मध्यम आय वाले देशों के साथ हो रहे भेदभाव के लिए जिम्मेदार है? वर्णन कीजिए। दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और इस कार्यक्रम को लेकर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहता है। नमस्कार।